कि पानी की गिलास में नमक की डली डालने पर वो उसमें टूटकर बिखर गई। ऐसा क्यों हुआ? बन रहे हैं जो ये सर्कल हम बना रहे हैं, इसमें उपस्थित कुल आवेश 0 था, लेकिन जैसे आवेशित छड़ लेके आते हैं इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाते हैं जिसकी चक्कर लगाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे चैनल में, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे 5th लेक्चर लेके आए हैं। ये लेक्चर कूलॉम्स लॉ पर ही है। इस लेक्चर में हम जो है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह इस लेक्चर में भी हम लेक्चर की शुरुआत जो है वो कुछ क्वेश्चन से करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम डालने पर क्या उनके बीच का फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पानी की गिलास में नमक की डली डालने पर वो उसमें टूटकर बिखर गई। ऐसा क्यों हुआ? और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या शो करता है? इसका चार्जेस के बीच में फोर्स से क्या रिलेशन है? जो फोर्स का हम फॉर्मूला लिखते हैं कूलॉम्स लॉ का, उसमें फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 / R², जहां K की वैल्यू हम जो है वो 9 × 10⁹ भी लिखते हैं और उसकी जगह पर 1/4πε0 भी लिखते हैं। तो 1/4πε0 लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ ε0 परमिटिविटी कहलाती है। इस परमिटिविटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर हम इस लेक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपके पास ये सारे आंसर आ सके। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास में दो चार्ज है Q1 और Q2, उनके बीच कोई मीडियम नहीं रखा हुआ। वो दोनों एक दूसरे पर जो है वो 10 न्यूटन के फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम लाते हैं तो मीडियम लाने पर वो चार्जेस क्या करेंगे? चार्जेस जो है वो मीडियम को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। अब एक बार मैं आपको पोलराइजेशन जो है वो दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है वो आप इधर स्क्रीन पे देखिए अपनी। जब भी हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी मटेरियल के पास लेके जाते हैं तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता है? जैसे मान लो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो वो मटेरियल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से उसकी जो एक साइड है, सरफेस की एक साइड है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से वो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरह से चार्ज मटेरियल को एक मटेरियल के दूसरे मटेरियल के पास लाने पर वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, दो अलग अलग किनारों पर ले आता है। इसे पोलराइजेशन कहते हैं। इसे एक बार दोबारा समझें। यहाँ आवेशित छड़ को मटेरियल के पास लाने से पहले मटेरियल पर जो सर्कल बन रहे हैं, जो ये सर्कल हम बना रहे हैं, इसमें उपस्थित कुल आवेश 0 था, लेकिन जैसे आवेशित छड़ लेके आते हैं इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाते हैं जिसकी वजह से एक किनारे पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इस वजह से जहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन बीच में जो सर्कल बना हुआ है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होने की वजह से टोटल चार्ज 0 ही है। ठीक है, तो आवेश केवल किनारों पर ही उत्पन्न होता है, बीच में आवेश जो है वो 0 ही रहता है। ये पोलराइजेशन हर एक प्रकार के मटेरियल में होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। अगर हम प्योर मेटल की बात करें जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें ये पोलराइजेशन काफी ज्यादा मात्रा में होगा। वही अगर हम इंसुलेटर की बात करें जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है या नहीं है, ज्यादा अमाउंट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की है, तो उनमें भी पोलराइजेशन होगा। वो इस तरह से होगा, वो आप इस एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि पोलराइजेशन उसमें किस तरह। यहाँ एनिमेशन में आप एक इंसुलेटिंग मटेरियल देख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये पूरे मटेरियल में और कहीं घूम नहीं सकते, केवल न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ दाईं और बाईं तरफ इक्वल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉनों को रेस्ट पर माने तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में माने जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी सेंटर में, न्यूक्लियस भी सेंटर में, दोनों एक ही जगह पर है, मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो टोटल जो चार्ज होता है मटेरियल पर किसी भी पॉइंट पर वो जीरो ही रहता है। लेकिन जब इस मटेरियल के नज़दीक किसी आवेशित छड़ को लाया जाता है तो इनकी जो सर्कुलर शेप होती है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है, बिगड़ जाती है, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन अपना अधिकतर टाइम लेफ्ट साइड में बिताते हैं, जिसके कारण लेफ्ट साइड पर जो है वो नेगेटिवली चार्ज माना जा सकता है और राइट साइड पर पॉजिटिवली चार्ज माना जा सकता है। ऐसा हर एक एटम पर होगा, जिस कारण से जो नेगेटिव साइड होगा, जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा और जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसमें भी ऐसे सर्कल बन रहे हैं, इस सर्कल में बीच में जो सर्कल बन रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जबकि किनारों पर जो है एक किनारे पर ऋणात्मक आवेश आ गया और दूसरे किनारे पर धनात्मक आवेश आ गया। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन इसमें चार्जेज बाउंडेड है, इसलिए पोलराइजेशन होने की जो कैपेसिटी है वो कम रहेगी। ठीक है, तो ये कहलाता है पोलराइजेशन। अब वापस अपने मेन जो है वो कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि हमने दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम रखा, तो चार्जेस क्या करेंगे, उस मीडियम को पोलराइज कर देंगे। ठीक है, पोलराइज करने पर क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इस पॉजिटिव चार्ज पर चार्ज की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 कूलम है। ठीक है, और दूसरे तरफ जो नेगेटिव चार्ज है उस पर चार्ज की वैल्यू -10 कूलम है, और उनके बीच में हमने जैसे ही मीडियम रखा तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ कर आएंगे और यहाँ इसके पास इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ जो दूसरा नेगेटिव चार्ज है वहां से इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर आ रहे हैं, उससे दूर भाग कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके अराउंड पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। इस वजह से दोनों चार्ज की इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि शुरू में ये चार्ज 10 कूलम था, इसके पास में नेगेटिव चार्ज आकर जमा होने लग गया तो चार्ज की वैल्यू कम हो गई। इसी तरह से वो नेगेटिव चार्ज था, उस पर पॉजिटिव चार्ज जाकर जमा होने लग गया, इससे चार्ज की इफेक्टिव वैल्यू कम हो गई। मान लो कि चार्ज की इफेक्टिव वैल्यू घटकर 6 कूलम हो जाती है, तो जैसे चार्ज की इफेक्टिव वैल्यू कम होगी उनके बीच का फोर्स भी कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि जब भी हम दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम लाएंगे तो वो मीडियम हमेशा दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स को कम कर देगा, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका प्ले हो रहा है? पोलराइजेशन का। मतलब मीडियम पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो फोर्स को डिक्रीज कर देता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसके बेसिस पे हम जो है ये आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो नमक की डली को पानी में डालने पर वो घुल क्यों गई। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि जितनी भी मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं आपस में, एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, धनावेश और ऋणावेश के बीच में जो आकर्षण होता है, उसकी वजह से जुड़े हुए हैं। तो नमक का जो फॉर्मेशन होता है वो Na+ और Cl- के जुड़ाव की वजह से होता है, जोड़ने की वजह से होता है। ठीक है, उसकी वजह से ये एक क्रिस्टल फॉर्म में आ गया नमक। ठीक है, और एक सॉलिड फॉर्म में आ गया। जब हम इसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो Na और Cl के बीच में यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। पानी एक मीडियम का काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो है Na और Cl पोलराइजेशन करेंगे, और पोलराइजेशन करने पर उनके बीच के जो इफेक्टिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, उनके बीच का बॉन्डिंग कम हो जाएगी और वो एक दूसरे से टूटकर अलग अलग होने लग जाएंगे। इस तरह से नमक जो है वो नमक की डली पानी में जाकर बिखर जाती है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है, चार्जेस के बीच में मीडियम डालने पर उनके बीच का फोर्स कम हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ परमिटिविटी से इसको कैसे रिलेट करें। भाई फोर्स का जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला था उसमें फोर्स जो है वो केवल चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा था और उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। वहां मीडियम का कोई रोल नहीं था, वहां हमने K कांस्टेंट माना था। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं या इस लॉजिकल
जो हमने अभी डिस्कशन की उससे हम समझते हैं कि जो फोर्स होता है चार्जेस के बीच का वो उनके मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ फोर्स के फॉर्मूले में मीडियम की प्रॉपर्टी लाने के लिए k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है उसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो पहले हम समझने की कोशिश करें कि परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है, तो वो आप बोर्ड पे देखें। आप जो भी मैं आपको समझा रहा हूं वो एनिमेशन के थ्रू समझे हैं, लेकिन जो जो चीजें मैं बोर्ड पर लिखवा रहा हूं आप उसको जरूर अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें और उसे कॉपी में नोट करें। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता। तो परमिटिविटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम which allow the medium to get polarized, ठीक है, मतलब मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो मीडियम को इजीली पोलराइज होने देती है वो उसकी परमिटिविटी कहलाती है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा? तो आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि अगर मीडियम जो है वो इजीली पोलराइज हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको प्लस का 10 कूलम लेते हैं, इसको माइनस का 10 कूलम लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसके बीच में कोई मीडियम रखते हैं तो मीडियम में पोलराइजेशन होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव की तरफ दौड़ कर आएगा, इकट्ठा होगा इसकी तरफ। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस नेगेटिव की तरफ इकट्ठा होगा। ठीक है, इस तरह से चार्ज इकट्ठा होने की वजह से यहाँ इसकी इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाती है और जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये मीडियम अलाउ करता है इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को अलग होने के लिए, उसी को हम उसकी परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी मतलब परमिशन देना, अलाउ करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मीडियम की परमिटिविटी, जिसको हम सिंबल एप्सिलॉन से लिखते हैं, एप्सिलॉन जितना ज्यादा होगा वहां पोलराइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। परमिटिविटी ज्यादा मतलब मोर पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही यहां पर चार्ज ज्यादा जमा होंगे, और चार्ज जितना ज्यादा जमा होंगे चार्ज की जो इफेक्टिव वैल्यू है, चार्ज की इफेक्टिव वैल्यू वो डिक्रीज होगी। ठीक है, परमिटिविटी बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगा, चार्ज की इफेक्टिव वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ के केस में 5 कूलम हो जाता है तो फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक है, तो फोर्स डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि परमिटिविटी बढ़ने पर फोर्स डिक्रीज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट निकलता है कि फोर्स जो है वो परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो हम फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे उसमें यहाँ अपॉन में 1/4 पाई आता है। तो वो 4 पाई क्यों आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये डस्टर मेरा, आप वीडियो पॉज करके जो भी मैं बोर्ड पे लिखूं उसको आप नोट कर लें। अब देखो, हमने कहा कि फोर्स जो है वो 1/एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब 4 पाई कैसे आएगा? देखो, यहाँ Q1 और Q2 दो चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ये Q1 जो है वो फोर्स अपना जो है केवल एक डायरेक्शन में नहीं लगाता। अगर यहाँ Q2 को यहाँ नहीं रखकर यहाँ रख दे तब भी फोर्स लगाएगा, यहाँ रख दे तब भी लगाएगा, यहाँ रख दे तब भी लगा दे, इसके चारों तरफ कहीं पर भी रख दे ये उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब फोर्स जो है वो 3 डायमेंशनली एक स्पेरिकल फॉर्म मान ले, हम इस Q1 के चारों तरफ एक स्पेयर मान ले, उस स्पेयर में कहीं पर भी जो है दूसरे चार्ज Q2 को रख दे उस पर फोर्स लगेगा। यानी कि इसका फोर्स का इफेक्ट जो पड़ता है वो पूरे एक स्पेयर में पड़ता है। अब इसकी थोड़ी मैथमेटिक्स समझे कि 2D में हमें पता है एक सर्किल जब बनता है तो वो 2 पाई का एंगल बनाता है। ठीक है,
स्पेयर जो होता है पूरा 3D में 4 पाई का एंगल बनाता है। ये कैसे बनाता है 4 पाई का एंगल, वो हम आगे समझेंगे। एक बार याद रख लें, जैसे आप ये याद रखते हैं कि सर्किल में, पूरा सर्किल बनने पर, एक क्लोज सरफेस बनने पर, एक 2D सरफेस, क्लोज सरफेस में जिस तरह से 2 पाई यानी कि 2 पाई रेडियन यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनता है, वैसे ही 3 डायमेंशनल में 4 पाई स्टे रेडियन का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये चार्ज का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कितने एंगल पर पड़ रहा है? टोटल 4 पाई एंगल पर पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी ये फिलहाल एक टाइम में जो फोर्स लगाता है वो केवल एक डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह देते हैं कि भी 4 पाई पर जो है इफेक्ट जो पड़ रहा है वो F पड़ रहा है, तो एक यूनिट डायरेक्शन में जो पड़ेगा वो कितना बनेगा? 1/4 पाई हो जाएगा। ठीक है, एक डायरेक्शन में देखना है तो 1/4 पाई हो जाएगा। इसलिए जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है उसमें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R² आ जाता है। समझ आई होगी बात आपको? ये कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में बैठ गया होगा कि K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यों लिखते हैं। इसी को हम आगे K लिख देते हैं। अब देखो यहां ये एप्सिलॉन जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अब मीडियम में हम जो है ऐसा कोई मीडियम जिसमें कोई मैटर हो ही ना, कोई पदार्थ नहीं हो, ठीक है, और उसमें कोई दूसरी फील्ड भी नहीं हो, मतलब दो चार्जेस है उनके बीच में कोई मीडियम रखे ही ना, ठीक है, कुछ भी नहीं हो उनके बीच में। ठीक है, मतलब ना तो कोई मैटर हो और ना ही कोई दूसरा जो है वो फोर्स लग रहा हो। ठीक है, ये दोनों ही चीजें मौजूद नहीं हो, तो ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं फ्री स्पेस। ठीक है, जैसे दो चार्जेस है तो चार्जेस के बीच में केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, कोई दूसरे तरह का न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, किसी और तरह का फोर्स नहीं लग रहा, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और कोई मैटर नहीं है, तो ऐसे मीडियम को हम फ्री स्पेस कहते हैं। ठीक है, वही अगर दो चार्जेस के बीच में केवल मैटर नहीं हो, कोई भी दूसरे तरह का मैटर नहीं हो, कोई दूसरे तरह का पदार्थ नहीं हो, ठीक है, लेकिन दूसरे तरह के फोर्स मौजूद हो, तो उस को हम बोलते हैं वैक्यूम। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि फ्री स्पेस क्या होता है। फ्री स्पेस का मतलब जहां ना तो मैटर है ना ही दूसरे तरह का कोई फोर्स लग रहा है, और वैक्यूम का मतलब क्या हो गया? जहां केवल मैटर नहीं है लेकिन दूसरे तरह का फोर्स लग रहा है, जैसे यहां ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है या कोई दूसरे तरह का फोर्स और भी लग रहा है, जैसे कोई न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा हो। ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये वैक्यूम है दोनों के बीच में। अब जब दोनों के बीच में कुछ ना हो, कोई भी मैटर ना हो, तो उसमें हम अगर लॉजिकली सोचें तो उस मीडियम की कोई परमिटिविटी होगी नहीं, क्योंकि मीडियम किसी को अलाउ ही नहीं करेगा पोलराइज करने के लिए, क्योंकि उसमें कोई मैटर ही नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, तो वो पोलराइजेशन करने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा। तो थ्योरेटिकली अगर हम सोचें तो फ्री स्पेस हो चाहे वैक्यूम हो, इनकी परमिटिविटी जो है वो जीरो होनी चाहिए। लॉजिकली अगर हम सोचें तो इनकी परमिटिविटी जीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर ये एप्सिलॉन जीरो हो जाता है, एप्सिलॉन जीरो हो जाता है, तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट फोर्स जो है वो चार्जेस में इनफाइनाइट एक्सेलरेशन क्रिएट कर देगा। और इनफाइनाइट एक्सेलरेशन क्रिएट करने का मतलब हो गया कि चार्जेस बहुत तेज दौड़ेंगे, उनकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट ने यह सोचा कि प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली कोई भी जो मीडियम होता है वो पूरी तरह से फ्री स्पेस नहीं होता। मतलब अगर वहां एयर भी नहीं है तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे टाइनी पार्टिकल होंगे वहां पर। वो टाइनी पार्टिकल जो है वो दोनों के बीच, Q1 और Q2 के बीच में अगर रखे हुए होंगे तो वो पोलराइज हो जाएंगे, और पोलराइज होकर वो फोर्स को मिनिमम कर देंगे, फोर्स को कम कर देंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स जो है इनफाइनाइट नहीं रह पाएगी, वो फाइनाइट रहेगी फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब मटेरियल के, जिसको हम फ्री स्पेस थ्योरेटिकली कहते हैं, जहां कोई मैटर ना हो वहां कुछ पार्टिकल होते हैं। ठीक है,
उन पार्टिकल्स की वजह से जो फोर्स थोड़ा डिक्रीज हो जाता है और फाइनाइट वैल्यू आती है, और उसकी वजह से हम कहते हैं कि जो फ्री स्पेस या एयर की जो परमिटिविटी होती है वो मिनिमम होती है, और वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गया होगा कि परमिटिविटी क्या चीज है। ठीक है, अब अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी। ये तो हमने परमिटिविटी किसकी निकाली है, फ्री स्पेस कह दें या वैक्यूम कह दें, ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, थ्योरेटिकली क्या फर्क होता है मैंने समझा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा फर्क नहीं होगा। फ्री स्पेस और वैक्यूम एक ही मान सकते हैं, उनकी परमिटिविटी इतनी होती है। आप कोई दूसरा मीडियम डालेंगे, ठीक है, मतलब फ्री स्पेस का मतलब हमने जो है दोनों के बीच में कोशिश रखी कि कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, इसलिए उसकी कुछ परमिटिविटी आ गई। अब अगर हम दोनों के बीच में, जैसे एग्जांपल के लिए ये Na है और ये Cl है, बीच में पानी डाल रहे हैं, तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो H2O में H प्लस होता है, OH माइनस होता है। अब क्या होगा, पानी में जो OH माइनस है वो तो प्लस से अट्रैक्ट हो जाएंगे और प्लस जो है वो माइनस से अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो OH इधर आ जाएंगे और H इधर चले जाएंगे। ठीक है, इधर बॉन्डिंग होने लग जाएगी इनमें, और इनकी वजह से इनमें इफेक्टिव चार्ज की वैल्यू कम होगी, फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी परमिटिविटी जो होती है वो फ्री स्पेस से ज्यादा होगी। ठीक है, कोई भी दूसरा मीडियम, कोई भी अदर मीडियम होगा, उसकी परमिटिविटी हमेशा से ही फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज्यादा होगी। यहाँ एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया और ये फ्री स्पेस हो गया। तो मतलब कोई दूसरा मीडियम लाने पर हमेशा फोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट काइंड्स के जो मटेरियल होते हैं उनकी जो परमिटिविटी है इस तरह से लिखी जा सकती है। अब आप देख सकते हैं कि ये नंबर काफी एब्सर्ड से नंबर है, काफी डिफिकल्ट रहता है इनको याद रखना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो फिजिसिस्ट है उन्होंने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। उसको कैसे डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं। देखो, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसके लिए सिंबल जो है वो एप्सिलॉन आर यूज करते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज के अलग अलग नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी में इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपली इस तरह से डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस तरह से डिफाइन करने से क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे आप इसको नंबर से समझें, जैसे वाटर के केस में जो वाटर की परमिटिविटी होती है वो ये होती है और फ्री स्पेस की परमिटिविटी ये होती है। अब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम निकालें तो दोनों को डिवाइड करके निकालेंगे और डिवाइड करने पर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का जो आएगा वो आएगा 80। आप खुद भी डिवाइड करके देख सकते हैं इन नंबर्स को। इसी तरह से जो है वो पेपर के लिए निकालें तो पेपर का भी आप डेटा देख सकते हैं, वो ये आएगा। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है उनको लिखना ज्यादा आसान है, उनको याद रखना ज्यादा आसान है,
और अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी पता हो तो हम मीडियम की परमिटिविटी भी निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक इजियर वे है परमिटिविटी कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी। अब इसके बेसिस पे देखते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो मीडियम पर डिपेंडेंसी कैसे शो करेगा, किस तरह से लिख सकते हैं फोर्स के फॉर्मूले को। तो देखते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। तो देखो, डिपेंडेंसी ऑन मीडियम फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मीडियम पर कैसे डिपेंड करेगा उसको हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि दो चार्जेस Q1 और Q2 है, इनके बीच में फ्री स्पेस है, ठीक है, फ्री स्पेस है। तो उनका फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, फोर्स बिटवीन देम, जो उनके बीच फोर्स होगा वो एज्यूम कर लेते हैं F है। तो वो F कितना होगा, हमने सीखा था फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन K को यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ फ्री स्पेस है तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो उन्हीं चार्जेस को Q1 और Q2, उन्हीं चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम आ गया। मीडियम आने पर जो फोर्स है वो नया फोर्स F डैश हो जाएगा। क्या इसको ज्यादा प्रॉपर वे में लिखे तो Fm लिख सकते हैं। ये F तब लिख रहे हैं जब फ्री स्पेस है, Fm मतलब जब मीडियम है दोनों चार्जेस के बीच में। तो फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर K बदल जाएगा, तो K डैश लिख देते हैं। K क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला तब लगता है जब फ्री स्पेस हो, ये फोर्स का फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों के बीच में मीडियम हो। अब मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट करें तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में Fm अपॉन F, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो देखो ये Q1 Q2 R स्क्वायर 4 पाई, ये तो सीधे डायरेक्ट कट जाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, Fm अपॉन F करेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन R यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास जो है Fm, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन है, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा 1 एप्सिलॉन R हो जाएगा और ये F उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया। मतलब मीडियम में जो फोर्स होता है, दो चार्जेस को मीडियम में रखने पर जो फोर्स होता है वो फ्री स्पेस या एयर में जो फोर्स होता है उसका 1 एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाता है। मतलब जितना मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो मीडियम फोर्स को उतने ही गुना कम कर देगा, ठीक है। ये थी इस टॉपिक की थ्योरी। अब तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो उसको आप जो है अच्छे से दोबारा से उसको रिवाइंड करके देखें। एक एक पॉइंट मैंने जो अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं।